अच्छा, यूनिट 5 का लास्ट हेड, डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसके डिफरेंसेस? डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज। कंट्री ए है मिसाल के तौर पर डेवलप्ड, कंट्री बी है डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कह दो, ठीक है। इन दोनों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क क्यों है, किन वजूहात की बिना पर है, और वो इनकी इकोनॉमीज़ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो फैक्टर्स, कि जिसकी वजह से ये डेवलप्ड बनती है और वो डेवलपिंग बनती है। अब इसकी रफ बात करें अगर सॉरी, एक कंट्री जो है जो डेवलप्ड थी, शुरू में डेवलप हो गई कभी भी, उसके बाद वो ऑन टॉप ऑफ बीइंग डेवलप्ड वो इट विल कीप प्रोग्रेसिंग, और वो जो डेवलपिंग नेचर की है वो एक डेवलप्ड कंट्री के पीछे ही रहेगी। अगर कोप अप करना है तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा लेबर को इनकी, सही है। मसलन एक डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऊपर जा चुके होते हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऊपर जा चुके होते हैं, मशीनरी टेक्नोलॉजी सबका इस्तेमाल तेज़ी से अडॉप्ट होता जा रहा होता है, तो हर अगला साल पिछले साल के ऑन टॉप होता है उनका, तो वो हर दफ़ा मोर प्रोडक्टिव होते चले जाते हैं, सही। तो डेवलप्ड कंट्री एक ऐसी पोजीशन में होती है कि उसकी इकोनॉमी डेवलप्ड ही रहे, और एक डेवलपिंग नेशन जनरली वो हमेशा उसको लुकअप ही करती है, सही है। अक्सर ऐसा होता है कि उनकी डेवलप्ड कंट्री की जो मशीनरी यूज़ होकर आउटडेट हो गई वो एक्सपोर्ट हो रही है, वो डेवलपिंग कंट्री अफोर्ड कर पा रही है, ठीक है, और उससे काम ले रही है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बड़े लो कॉस्ट पे काम हो जाता है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ की भले कॉस्ट ज़्यादा होती है बट अगेन उनका काम भी फिर टॉप नॉच चल रहा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ प्राइमरी से सेकेंडरी के ऊपर जल्दी शिफ्ट हुई होंगी, और तब डेवलपिंग कंट्रीज से प्राइमरी पे ही होंगी, फिर डेवलप्ड कंट्रीज सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी पे आ चुका होगा, और डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरी से फिर कहीं जाके सेकेंडरी पे आई होंगी। और जैसे जैसे आप सेक्टर में अप जाते जाते हो वैसे वैसे आप ज़्यादा बड़ा चंक ऑफ प्रॉफिट्स रखते हो अपने हाथ में। अब मिसाल के तौर पे ये ब्रांडेड कपड़ों की बात करें, ठीक है, तो ये जो क्लोथिंग है बहुत सारी, मैंगो जो बनाता है, डीजल बनाता है, लेवाइस बनाता है, ये सब बनाते ऐसी कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ पर लेबर बहुत चीप है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लेबर मौजूद है, चीप है, और ये वहाँ से बनवाता है अपना माल, और वो माल उनको मेरे ख्याल से लेट्स सपोज एक पेयर ऑफ पेंट्स जो है ना, उनको अगर PKR पाकिस्तान रुपीज़ में बोले तो 2000 रुपये का शायद पड़े बनाने का, बहुत हाई क्वालिटी पेंट्स की बात कर रहा हूँ। पर जो ये बेचेंगे ना वो 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये में बिकेगा नो, वो डॉलर से जब कन्वर्ट करके देखे तो ये जो 10,000 का जो मार्जिन है वो इनका डेफिनेटली तो ग्रॉस मार्जिन है, इसके अंदर से इनकी मार्केटिंग कॉस्ट और ये सब जाएगा, बट अगेन 12,000 की चीज़ वो बेची जो उनको मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 2,000 है ना, 12,000 की अपनी जीन्स अगर बेच रहे हैं और 2,000 की वो उनको पड़ रही है बनवाने में, किसको? टर्शियरी सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर वालों को, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी बात करूँ, जो ब्रांड नेम्स हैं जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो 2,000 का माल बनवा रहे हैं किसी डेवलपिंग नेशन से, और उसको 12,000 का बेच के बीच में वैल्यू ऐड कर रहे हैं 10,000 की, और 10,000 की वैल्यू एडिशन के अंदर उनकी मार्केटिंग की कॉस्ट जा रही है, इसकी जा रही है, उसकी बहुत सारी कॉस्ट जाती है, बट स्टिल दे आर स्टिल लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ अ ग्रेट प्रॉफिट चंक। जबकि जिसने इनको 2,000 में बना के बेची है ना, उनकी तो अपनी कॉस्ट इसको बनाने की शायद 1200 से 1500 आ गई होगी, सिर्फ 500 रुपये मैक्सिमम ऊपर कमा पाए होंगे, ठीक है। सो देयर इज मोर मार्जिन, मोर प्रॉफिट एज यू मूव अप, as you climb the ladder of the sectors, आप प्राइमरी से सेकेंडरी पे, सेकेंडरी से टर्शियरी से क्वार्टरनरी पे आते होंगे, तो देयर इज मोर प्रॉफिट देयर, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के का ज़्यादातर जो अमल दखल है वो लेटर वाले सेक्टर्स के अंदर, टर्शियरी और क्वार्टरनरी में, ठीक है, और वो अपना सारा हार्ड लेबर डेवलपिंग कंट्री से करवा लेते हैं। बट लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ भी फिर इतना बड़ा से हो जाए उनका कि वो सभी मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं, तो फिर वो भी डेवलप्ड की तरफ ही जाने की पोजीशन में आ जाती है, ठीक है ना, और उभर के नज़र आने लगती है वाली कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जिसमें लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, फिर ये भी टर्शियरी सेक्टर के अंदर आ जाती है बहुत तेज़ी से। तो ब्रिक्स नेशंस जो है ना हमारी, वो यही वाली है, वो थी तो डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन अब वो मूव अप हो गई हैं और वो इमर्जिंग नेशंस कहलाती है, अब ये इमर्जिंग नेशंस कहलाती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ एक्चुअली,
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली मतलब डेवलप हो रही है इस वजह से, इमर्जिंग नेशंस। अच्छा जी, तो एक डेवलप्ड कंट्री को ये तो एडवांटेज है कि वो डेवलप्ड है तो वो सब कुछ अच्छा अफोर्ड कर सकती है, तो अगली दफ़ा और ज़्यादा डेवलप्ड ही रहेगी, इनकी लेबर जो है हेल्दी रहेगी, वेल एजुकेटेड रहेगी, और हर दफ़ा एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती चली आ रही है। सबसे पहले इनोवेशन भी यही आती है, इनोवेट भी यही करते हैं सबसे ज़्यादा, नई टेक्नोलॉजी, बिकॉज रिसर्च, इनके पास इतने प्रॉफिट्स होते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। डेवलपिंग कंट्रीज़ तो बस जो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट ही बेयर हो जाए और प्रॉफिट बच जाए, बस काफ़ी है इनके लिए। सही है, इतनी बात को समझते हुए हम देखते हैं कि कंट्रीज़ के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़र्क होता है, बिकॉज एक तो इनहेरिटेड होता है कि हर अगला साल पिछले साल से इनहेरिट कर रहा है बहुत सारी डेवलपमेंट, तो और ज़्यादा डेवलप्ड होने के चांसेस है। ये बात बस क्लियर होनी चाहिए मेनली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर देन जस्ट एन इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं कहते, फिर बता दें सिर्फ जीडीपी आपकी ग्रो हो रही है, दैट्स नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इनकम लेवल्स शामिल हैं, लेकिन साथ में आपके रिलेटिवली आसपास लोग पुअर भी नहीं रहे, वो उनके सबके लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर जाते जा रहे हैं। हर दफ़ा रिलेटिव पुअर्टी तो होगी ना, ज़ाहिर है जो 100 कमाता है उसके बनस्बत जो 90 कमाता है वो भी 100 कमाने वाले की बनस्बत रिलेटिवली 10 बाई $10 पुअर है, तो रिलेटिव पॉवर्टी तो होगी, लेकिन फिर भी सब मूव अप होते चले आए अपने विद इन द कंट्री। रिलेटिव पॉवर्टी का चलो इतना इशू नहीं है, लेकिन वो कंट्री आसपास के रीजन की दूसरी कंट्रीज़ की बनस्बत तो ऊपर जा रही है, तो वो फिर आप कहोगे इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो बढ़ पाई, जीडीपी बढ़ी है, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, तो जीडीपी पर कैपिटा देख लो, जीडीपी ना देखो तो चलो जीडीपी पर कैपिटा भी अगर आप देख लो और वो ग्रो हो रहा है, लेकिन इससे मतलब लाजमी थोड़ी कि वो जो है वहाँ के हेल्थ स्टैंडर्ड्स अच्छे रह रहे हो सकता है आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो कि पॉल्यूशन बढ़ गया, हो सकता है आप री इन्वेस्ट ना कर रहे हो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, तो लेबर आज तो कमा पा रही, कल को क्या करोगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ, इट्स मोर अबाउट पूरा लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा हो रहा, पॉवर्टी रिड्यूस हो, आपकी जो ना आपका इकोनॉमिक फ्रीडम हो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस हो, हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो वो सारी पीछे इतनी बातें हो गई कि आप इसके अंदर ये पैराग्राफ खुद बना सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बियॉन्ड, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने जहन में रख लेना इस बात को करते हुए। ठीक है, वाइल मोस्ट इकोनॉमीज आर इन ए स्टेट ऑफ डेवलप, हर इकोनॉमी ही इकोनॉमिकली डेवलप तो हो रही है, लेकिन सबके डेवलपमेंट का रेट आगे पीछे सबकी बनस्बत। किसी भी इकोनॉमी को उठा लो, हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाओ, तो आज से 10 साल पहले आप जो मोबाइल यूज़ करते थे उससे डिफरेंट है आज, और ज़्यादा इम्प्रूवड है। तो आज से 10 साल पहले जिस तरह की क्लोथिंग करते थे अब उससे ज़्यादा वेराइटी है, जिस तरह के चश्मे पहनते थे, जिस तरह की भी ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूम करते थे, अब उससे ज़्यादा बेहतर गाड़ियाँ आ गई हैं। ठीक है, सो इट इज़ डेवलपिंग, बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू रीजन की दूसरी अफगानिस्तान से अगर कंपेयर करें आज अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो शायद अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो एट अ बेटर रेट। अभी तो पाकिस्तान उस हिसाब पे बहरहाल, तो चाइना से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करें, चाइना इंडिया से कंपेरेबल नहीं चल रहे, ईरान से भी नहीं है कंपेरेबल, मे बी अफगानिस्तान से अभी सिर्फ रहेगा कंपेरेबल। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट इतना स्लो हो गया है। अच्छा, कंट्रीज़ जो है जो डेवलप हो रही होती है उनकी क्या वजह है? अगर मैं कहूँ एक डेवलप्ड कंट्री के डेवलप्ड होने की वजह है कि उसका जीडीपी ज़्यादा है, नहीं, वो तो डेवलप होने का नतीजा है कि जीडीपी ज़्यादा है। डेवलप होने का नतीजा ये है जीडीपी ज़्यादा है, उसको डेवलप होने की वजह क्या है? उसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसकी वर्कफोर्स, वर्किंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स मौजूद है उसके पास, उसकी वर्कफोर्स जो है स्किल्ड है, टर्शरी सेक्टर में काम करती है, सही है, अवेयरनेस लेवल्स अच्छे हैं, एजुकेशन लेवल अच्छे हैं, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे, तो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे का मतलब ये है कि हेल्थ और एजुकेशन भी अच्छी है। अवेयरनेस और हेल्थ अच्छा होने का मतलब दे कैन वर्क बेटर विद बेटर पीस ऑफ माइंड एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वो कंट्री डेवलप होगी और उसके नतीजे में, डेवलप कंट्री ही के नतीजे में उसका जीडीपी भी ज़्यादा होता है। आप ये कह सकते हो अगले साल, एक साल ही हो गया, अगले साल मज़ीद डेवलप होने का नतीजा ये कि पिछले साल जीडीपी ज़्यादा था तो अगले साल भी सपोर्ट मिली। सही, कैन से दिस। अच्छा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम कंट्रीज में रैंक हायर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हालांकि उनका जीडीपी पर कैपिटा कम है, फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई है। क्यों?
क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ जीडीपी नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ वो आउटपुट नहीं देखता। अगर वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड देखता, और लिविंग स्टैंडर्ड का बहुत की कंपोनेंट होता है जीडीपी पर कैपिटा, ये जिसका ज़्यादा है वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड भी ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा साथ में एजुकेशन, जिसको अवेयरनेस भी कहते हैं, और हेल्थ। तो लिविंग स्टैंडर्ड में अगर कंट्री ए है मिसाल के तौर पे, उसका जीडीपी पर कैपिटा जो है, लेट्स सपोज उसका स्कोर बन रहा है 9.2, जबकि कंट्री बी है उसका जीडीपी में स्कोर आ रहा है 9.6। कंट्री ए का एजुकेशन में स्कोर आ रहा है मिसाल के तौर पे 9.4, इसका एजुकेशन में स्कोर आ रहा है 8.6, इसका हेल्थ में स्कोर आ रहा है 9.0 और इसका आ रहा है 8.0। तो एग्रीगेट जब एवरेज लेंगे इसका, तो ये यहाँ पर भले ज़्यादा है 9.6 है, 0.4 ऊपर है, 0.4 से ग्रेटर, मतलब ए जो है वो लेस है 0 देन बी बाय 0.4, लेकिन ए जो है बी से ग्रेटर है बाय 0.6 यहाँ पर, और बाय 1 यहाँ पर ग्रेटर है। तो इसका जो एवरेज है वो 9 में ही आएगा समथिंग, ठीक है, 9.2 आएगा। चलो 9.2 फिलहाल मैं डायरेक्ट मीन ले रहा हूँ इसका, ठीक है, 9.2 आ रहा है, और इसका मीन क्या आ रहा है 8, 9.6 और 8.6, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करो तो इट वुड बी समथिंग 8 पॉइंट समथिंग। सुना रही? तो ज़्यादा यही हुई ना, हालांकि जीडीपी में वो ज़्यादा थी, जीडीपी में ये आगे थी, जीडीपी पर कैपिटा में कंट्री बी ज़्यादा आगे थी, लेकिन ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड में कंट्री ए ज़्यादा आगे रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और इस स्टेज पे पहुंच के इसको आपने पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। मुश्किल होगी पढ़ने में, लेकिन कैसे पढ़ना है वो समझा रहा हूँ। और से देखो, ये जो एस्पेक्ट का कॉलम है, यहाँ पर हेडिंग एस्पेक्ट की जगह आप खुद ही पेन से या तो ये डाल देना, फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले कॉलम में, और उसका दूसरे कॉलम में हर फैक्टर के लिए कॉज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज, खुद ही लिख देना बिटवीन कंट्री ए एंड बी। तो इनकम पर हेड बिटवीन कंट्री ए और बी में क्यों फ़र्क होता है, और अगर इनकम पर हेड में फ़र्क आएगा कंट्री ए और बी के दरमियान, तो उसका इम्पैक्ट कंट्री ए की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंट्री बी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, ये थर्ड कॉलम है, सही। सो द फैक्टर्स विच लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन फैक्टर्स के अंदर दो कंट्रीज़ के दरमियान डिफरेंसेस होंगे, तो डिफरेंसेस होने की वजह से इम्पैक्ट उन दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी डिफरेंट होगा। अगर ये कंट्री ए और बी के लिए बार बार हर फैक्टर के लिए लिखता, बहुत बड़ा टेबल बन जाता है ये, बट यू हैव टू इंटरप्रेट इट इन योर ओन लैंग्वेज, लाइक उर्दू में तुम लोग खुद इंटरप्रेट करना है इसको, सही है। कैसे, एक मिसाल देता हूँ, दोबारा सुन लो। फैक्टर्स, ये कौन से फैक्टर्स है पहले कॉलम में, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ड्राइव करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स के अंदर दो इकोनॉमीज के दरमियान फर्क, कंट्री ए के अंदर इनकम पर हेड अलग होगी, कंट्री बी में अलग होगी, और अलग अलग इनकम पर हेड होने से फिर उनकी दोनों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी फ़र्क आएगा, सही है। ऐसे समझते हुए इसको एक एक करके आप पढ़ेंगे खुद ही, मैं एक दो पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पढ़ता हूँ, चलो आपके लिए। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कंट्री इसको देखे बगैर अंदर क्या है, पहले खुद सोचो। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कंट्री ए जो है डेवलप्ड वाली है, उसके अंदर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट, लाइक बिजनेसेस के लिए फर्म्स के पास इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा होंगे अवेलेबल, ठीक है। और जो लोग हैं अपने, जो भी हाउस होल्ड हैं, उनके पास अमाउंट्स इतनी सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा होगी, लोगों के पास सेविंग्स करेंगे ना बैंक्स में, पैसा ज़्यादा होगा, सेविंग्स करेंगे, और क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा हो रही है तो फिर बोरोइंग के लिए अमाउंट ज़्यादा अवेलेबल है फर्म्स के पास, ठीक है, तो फर्म्स बोरो भी करेंगे, ठीक है। और इसको मैं बता रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझने की कोशिश करना इकोनॉमिक्स में, साथ जोड़ोगे तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। पहले मैंने इस यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी मैंने कहा कि अगर लोगों के पास, लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे
तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा अवेलेबल लोन आउट करने के लिए, तो जो फर्म्स है लोन लेने जा रही है बैंक से, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं रिपीट ही कर रहा हूँ फिर से लिख के। हाउस होल्ड्स हैं, उनके पास सेविंग्स कराने के लिए पैसा बहुत है, मतलब उनकी सेविंग्स अप जा रही है। ठीक है ना, तो जब वो सेविंग्स कराएंगे कहाँ कराएंगे? बैंक्स पे। ठीक है, और बैंक्स फिर क्या करेंगे? लोन्स देंगे। किसको? फर्म्स को। ठीक है, अब इसको अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता तो कैसे होता? अगर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ये अपना ले, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में से मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी अपना ले कि इंटरेस्ट रेट्स हाई कर दे, तो इंटरेस्ट रेट्स हाई करने से हाउस होल्ड जो अपनी सेविंग्स बढ़ा देंगे और फर्म्स जो है वो लोन्स लेना बंद कर देगी क्योंकि लोन्स महंगी पड़ रही है, और हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि सेव करना महंगा, सेव करना ज़्यादा बेहतर है उस वक्त। ये दोनों चीज़ें एक साथ ऐसे नहीं चलती हैं। ठीक है, वरना तो हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स भी नहीं बढ़ा पाता। अगर फर्म्स अपनी लोन्स लेना बंद कर दे ना, तो लोगों की सेविंग्स का बैंक्स को क्या काम? अगर कोई लोन ही नहीं ले रहा तो लोगों की सेविंग्स में बैंक्स रिटर्न देगा ही क्यों? जब बैंक वो उन सेविंग्स को रीयूज़ नहीं कर सकता आगे लोन आउट करके, और लोन से ज़्यादा कमाए बगैर, कैसे वो लोगों को उनका रिटर्न देगा? नहीं दे सकता ना। तो ऐसा ये कलेक्टिवली इस तरह नहीं होता कि लोगों की सेविंग्स इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों की सेविंग्स बढ़ जाती है और बिजनेसेस बोरो करना छोड़ देते हैं ना। कुछ बिजनेसेस शायद बोरो करना छोड़ देते हैं जिनको एक्सपेंसिव लगता हो बोरो करना, लेकिन बहुत सारे लोग सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं जिनको फ़ायदा दिख रहा होता है सेविंग्स करने में। और बहुत सारे लोगों की जो सेविंग्स है वो आने की वजह से जो बैंक्स हैं वो जो फर्म्स को है वो लोन्स लो प्रॉफिट्स पे देख सकते हैं। और बैंक्स का जो कमर्शियल बैंक्स है उनका प्रॉफिट क्या होता है? उनका प्रॉफिट ये होता है जो इंटर बैंक ऑफर रेट है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने 10% रखा हुआ है, तो अगर बैंक सोच रहे हैं कि हम कम से कम 2% तो प्रॉफिट चार्ज करें अपना, लेकिन जब लोगों बैंक्स ने देखा कि लोग इतनी लोन्स दे रहे हैं, इतनी मतलब लोग इतनी सेविंग्स कर रहे हैं कि हमारे पास इनफ इतना पैसा आ रहा है कि हम अगर 1% भी चार्ज करें तो गुड इनफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर वाला बैंक जो 2% 10% इंटर बैंक ऑफर रेट है उसके ऊपर 2% प्रॉफिट मतलब 12% पे लोन दे रहा है, और वैसे ही फर्म्स तो कम आ रही है लोन्स लेने के लिए कि फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 11% पे लोन देता हूँ, जिसमें से 10% तो इंटर बैंक ऑफर रेट है जो मुझे स्टेट बैंक को समझ लो पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसा ना हो तो स्टेट बैंक से उधार लेके दूंगा ना, लेकिन 1% मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा, मार्कअप होगा इसके ऊपर। तो ये जो कंपटीशन आपस में, ये वाले जो रेट गिराते हैं ना, सही है, इसकी वजह से और लोन लेने वाले को अटैक कर सकते हैं। और ये वाला रेट क्यों गिरता है? जो बैंक अपना प्रॉफिट मार्कअप रख रहा है क्यों गिरता है? जितने ही बैंक के पास लोगों के डिपॉजिट जमा होंगे सेविंग्स की सूरत में, उतना ही बैंक ज़्यादा वॉल्यूम पे कमा लेगा। तो जब ज़्यादा वॉल्यूम पे कमाएगा तो मार्कअप कम करके कमा लेगा कि मैं मार्कअप कम कर लेता हूँ ताकि ज़्यादातर मेरे पास आए कस्टमर्स मुझसे लोन लेने। सही है, आप ये मत समझना, कहने का मकसद है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़े जाते हैं तो सिर्फ सेविंग्स बढ़ती है और बोरोइंग ज़ीरो हो जाती है। अगर बोरोइंग ज़ीरो हो जाएगी तो फिर सेविंग्स भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि बैंक सेविंग्स लेंगे नहीं, बैंक कहेंगे हमें सेव करने का फ़ायदा ही नहीं, कोई लोन लेने नहीं आ रहा। समझ आ रही बात? अच्छा जी, तो एक इकॉनमी ए है जो डेवलप्ड है, वहाँ पर लोगों के पास सेविंग्स के लिए भी पैसा है और वो पैसा फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी अवेलेबल है, बैंक्स लोन्स की सूरत में दे रहे हैं। तो वहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट्स होगी तो और बिजनेस ग्रो होंगे। कंट्री बी है उसमें किसी का पैसे ही नहीं, बहुत लिमिटेड पैसा है, सेविंग्स भी नहीं हो पाती, जितना कमाते कंज्यूम हो जाता है। तो उस कंट्री बी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब सेव नहीं होगा तो लोन आउट नहीं होगा, लोन आउट नहीं होगा तो इन्वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा तो बिजनेसेस ग्रो नहीं होंगे और आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ी, क्योंकि आपके ऑपरेशन ही एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, आप फैक्ट्रीज ही नहीं बढ़ा से, क्लियर है? तो उससे फिर इम्पैक्ट ऑफ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आना है। सही, इम्पैक्ट ऑफ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या आना है? वो यही आना है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स कम होती है वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो पाती।
एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्री जो डेवलप्ड है, जहाँ पर अच्छी सेविंग इन्वेस्टमेंट पहले से, तो और वो इन्वेस्ट करेंगे और ग्रो होंगे, फिर और ग्रो होंगे तो और पूरी दुनिया का पैसा उनके पास आएगा, और कमाएंगे और सेविंग, समझ रहे हो, तो फिर साइकिल के अंदर इंप्रूव होते जाते हैं। तो पहले इस तरह इंटरप्रेट करना हर फैक्टर को, फिर पढ़ना अंदर क्या लिखा है, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो, डिफरेंसेस इन इनकम लेवल्स अफेक्टिंग सेविंग्स कैपेसिटी। तो यहाँ पर कई कंट्री ए भी नहीं लिखा हुआ, तुम विजुअलाइज करना है कंट्री ए और बी के दरमियान के डिफरेंसेस की बात कर रहा है। तो डिफरेंसेस बिटवीन कंट्री ए एंड कंट्री बी इनकम लेवल्स, कंट्री ए के जो इनकम लेवल है एज कम्पेयर टू कंट्री बी अगर ज़्यादा है तो उससे सेविंग्स कैपेसिटी कंट्री ए की ज़्यादा है, सही है। और अगर सेविंग्स कैपेसिटी लो हो, जैसे कि कंट्री बी की लो सेविंग्स है, ठीक है, क्योंकि उनके इनकम पर हेड ही कम है, तो वो जो सेव नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर फर्दर बिजनेस को लोन आउट करने के लिए पैसा भी नहीं अवेलेबल होगा और बिजनेस एक्सपेंड भी नहीं होंगे, तो उससे कंट्री ए जो है वो फर्दर डेवलप हो जाएगी कंट्री बी की बनस्बत, और कंट्री बी पीछे ही रहेगी। तो फिर ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट फिर एक दफ़ा देख भी लोगे। इससे इनसफिशिएंट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, किसके लिए, कंट्री बी के लिए, क्योंकि सेविंग्स वहाँ पर कम है। क्योंकि यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है ए और बी, ये तुम्हें विजुअलाइज करना है। हिंडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसकी, कंट्री बी की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो उसकी ग्रोथ भी क्या कहते हैं लिमिटेड है। और यही बात कंट्री ए की नजरिए से करें तो सफिशिएंट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल फॉर कंट्री ए विच बूस्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है। तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करके पढ़ना है आपने। एक और पे आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई बर्थ रेट्स इन डेवलपिंग कंट्री पुट्स बर्डन ऑन द रिसोर्सेज। अभी आप ये नहीं कहना हाई बर्थ रेट्स है, वो तो भाई वो जब जाएंगे वर्किंग एज में तब, लेकिन बर्थ रेट्स अभी ज़्यादा है, तो हाई बर्थ रेट्स इन कंट्री बी विच इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो दैट पुट्स बर्डन ऑन इट्स रिसोर्सेज। क्योंकि बर्थ रेट से बर्थ होने के एक रीज़न कि बर्थ रेट बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ती है, और अगर उस कंट्री के पास इतनी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है सस्टेन करने के लिए तो फिर वो बर्डन है। ऐसी कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज सस्टेन करके चल रही है तो उस कंट्री के लिए अच्छा है, सही है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, बिकॉज एक सस्टेनेबल कंट्री है वो, ऐसी उस कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रो होगी वो भी सस्टेनेबल होगी, और उस पॉपुलेशन को सस्टेनेबल इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, अवेयरनेस भी उनकी ऐसी है, उनको एजुकेट भी आप ऐसा कर रहे हो जो कि ये लोग ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए दुनिया में। तो ऐसी कंट्री जहाँ पर कैपेसिटी पॉपुलेशन की इतनी हो कि वो पूरी दुनिया में चेंज ला सके, तो ऐसी कंट्री के लोग तो ज़्यादा होने चाहिए दुनिया में, ताकि वो ब्रिंग अबाउट चेंज करे, गुड चेंज करे इन द सोसाइटी, सही है। और ऐसी ही कंट्रीज जिनके वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ सस्टेन्ड बाय नथिंग है, बेकार पॉपुलेशन है, वो मिसाल के तौर पे ना तो वो कुछ बूस्ट कर पा रही है और कंज्यूम ही कर रही है, और ऐसा कंज्यूम कर रही है कि जो मतलब दरख्तों के साथ उनकी जड़ें भी बेच के खा जाए, फल खा जाए, दरख्त खा जाए, जड़ें भी खा जाए, ऐसी पॉपुलेशन उस स्टेज पे आ चुकी हो अगर, तो उनका अवेयरनेस लेवल इतना पीछे कि वो तो बर्डन बने हुए नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर, सही है। सो दे आर ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होते हैं कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनको आइडियली यूटिलाइज कर रही हो और उससे बेहतरीन आउटपुट निकाल रही हो और सस्टेन भी कर रही हो दोबारा उन्हीं रिसोर्सेज को। सो दे आर द आइडियल पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या, तो ऐसी जगहों पे जहां पर रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन बन रही हो, पॉपुलेशन रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन बन रही हो, तो ऐसी जगह पर हाई बर्थ रेट्स ओवर पॉपुलेशन का सबब बनेंगे। और ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये हो जाएगा कि आपकी इकोनॉमी जो है उन्हीं को पालने में लग गई, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशो बढ़ जाएगा। डिपेंडेंसी रेशो क्यों बढ़ता है, जो वर्किंग एज से पहले वाले उनको पालना पड़े और वर्किंग एज के बाद वाले उनको पालना पड़े। तो वर्किंग एज से पहले वाले हो या एजिंग पॉपुलेशन की वजह से वर्किंग एज के बाद वाले हो, उन दोनों को पालना पड़ जाए अगर, तो फिर क्या होता है, फिर बर्डन बन जाती है पॉपुलेशन, डिपेंडेंसी रेशो बन जाता है, सही। तो कंट्री ए और बी के अंदर मुआवजा कराओ। कंट्री ए जो है वहाँ पर एक ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ है जो सस्टेन कर रही है रिसोर्सेज के साथ, कि पॉपुलेशन वैसे ही ग्रो हो रही है जैसे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ग्रो हो रही है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, और सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से द कंट्री ए विल कीप ग्रोइंग। और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कंट्री ए की जो पॉपुलेशन एजिंग हो जाए, कि कल को इतने बड़ी उम्र के लोग इतने बढ़ जाए कि जो जवान हैं उनके ऊपर बर्डन बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अपने आप को रिप्लेस करते चले जा रहे होंगे, ठीक है ना। कम से कम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट को भी सोचो, तो हर 2 के बाद 2 तो कम से कम 2 से ज़्यादा ही होने चाहिए, कि 2 से ज़्यादा होंगे तो उसमें सर्वाइव कौन, के कुछ बीमार भी होते, काम नहीं कर पाते,
कुछ माइग्रेट कर देते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो 2 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 2 से ज़्यादा 3 हो सकता है, तो 3-3 सोचो अगर, ठीक है, तो 3-3 होने की वजह से वो सस्टेनेबल रहेगी। लेकिन अगर वो 3 के 3 ऐसे हो कि जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर ले और रिप्लेनिश ना करें अपने नेशनल रिसोर्स, तो वो तो 3 भी बेकार है फिर, सही। बहरहाल ये इस एक को फिर तुम पहले उसकी कॉज ऑफ डिफरेंसेस बताओगे, ठीक है, इंटरप्रेट। जैसे एक और करता हूँ, वो भी मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं मतलब दोबारा प्रोसेस समझना कि 2 कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क इसलिए है क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंस है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में वो डिफरेंट है। इकोनॉमी ए जो है वो टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा ऑपरेट कर रही है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट लेके टर्शियरी के अंदर ब्रांड करके बेचती है वो। और कंट्री बी जो है वो हार्ड लेबर में लगी हुई है, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, सेकेंडरी सेक्टर में लगी हुई है, और सारी हार्ड लेबर करके आउटपुट देती है। और कंट्री ए उससे आउटपुट खरीदती है और उसके ऊपर अच्छा सा टैग और लेबल लगा के, ग्रेट स्टैंडर्ड्स लगा के, अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ को ब्रांड एम्बेसडर बना के उसको मार्केट करते हुए ज़्यादा बड़ा प्राइस पे बेच सकती है अच्छे स्टैंडर्ड के साथ। और वो प्राइस को वो पहले तो ख़रीदा है जिससे उसको उसका पैसा दे देगी उस कंट्री को, और उसके बाद उस प्राइस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएगी ताकि और अच्छी प्रोडक्ट से फार्मूले बने, और उन फार्मूले को दोबारा फिर वो दूसरी कंट्रीज़ पे लेके जाए कि भाई अब क्या आपने जो जीन्स की पैंट बनानी वो इस नए फार्मूला से बनानी है, ताकि अलग अलग हर किस्म के डिटर्जेंट से धो के भी ना फटे, वो ऐसी हो जाए वैसी हो जाए। क्लियर है? तो वो बस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएगी क्योंकि टर्शियरी और कॉर्टनरी सेक्टर में ना कंट्री है, और वो इस वजह से उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड इतना हाई समझा जाएगा कि दुनिया भर में उसकी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे करेंगे। तो उस प्राइस को लेकर ये जो कंट्री बी जिससे माल बनवा रहे थे उसको उनके पैसे भी दे दिया, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बच सका, और पॉल्यूशन भी नहीं हुई कंट्री ए के अंदर। सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी तो कंट्री बी के अंदर हो रही है, सही है। सो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है दोनों की। कंट्री ए जो है वो ज़्यादा टर्शियरी कॉर्टनरी में, और कंट्री बी जो है वो ज़्यादा प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर। तो इसी वजह से कंट्री बी सारी हार्ड लेबर कर रही है, और उसकी वजह से उनका जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चंक भी नहीं मिल पा रहा। और कंट्री बी की बात, और कंट्री ए जो है उसकी बड़ी स्किल्ड लेबर है जो कि टेक्निकल स्किल्स रखती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह की वजह से, मेजरमेंट्स उनकी बड़ी अच्छी, मैथ्स बड़ी अच्छी उनकी, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है इन लोग का। तो अच्छी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ फॉर्मूले लेके आते हैं और अच्छी प्रोडक्ट्स बनाने के प्रोटोटाइप बता देते हैं, और प्रोटोटाइप के बदले मास प्रोडक्शन जब उनकी बारी आती है वो बनवाते हैं कंट्री बी से। तो अब अलग अलग दोनों के प्रॉफिट एंजॉय करेंगे ना, कंट्री ए ज़्यादा प्रॉफिट एंजॉय करेगी, कंट्री बी इतना नहीं कर पाएगी एंजॉय प्रॉफिट, सही। तो इसी वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कंट्री ए जो है वो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट चंक और की वजह से ज़्यादा इनकम कमा पाएगी, ज़्यादा इनकम की वजह से उसके पास ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रो होगी एज कम्पेयर टू कंट्री बी, ठीक है। इसमें से कोई भी फैक्टर अगर ना समझ में आ रहा हो आप अलग से मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन इस हर फैक्टर को अगर तुमने अपनी ज़बान में बोल दिया एक दफ़ा, तो वो हर दफ़ा एक दफ़ा बोल देने की वजह से वो आपके जहन में ऐसा बैठेगा कि व्हेन यू आर राइटिंग, जब आपको सवाल के अंदर अपने फैक्टर बयान करने की क्यों डेवलप्ड है और दूसरी क्यों डेवलप्ड नहीं है, डिफरेंस इन डेवलपमेंट, वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर ये आपने इंटरप्रेट बाद में पढ़नी है थ्योरी क्या लिखी है, पहले उसको देखना है। और जो ऊपर कीज दी हुई है ना, पहली की का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको टाइप करके देता हूँ, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस या विच अफेक्ट, इन्फ्लुएंस भारी लफ्ज लगता है, विच अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या विच डिसाइड कर दूं या विच ड्राइव कर दूं, ठीक है। ये पहला हेड है इसकी अगर, और दूसरा हेड कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज, और वो कंट्री ए और बी जहन में लेके चलना है। आपका यूनिट 5 भी कंप्लीट हो गया।